पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रीय सम्मान से होंगे सम्मानित। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से किया जाएगा सम्मानित। पीएम को मिलने वाला यह 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। भाजपा के सदस्यता अभियान को गति देने के लिए प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने हिसार और सिरसा में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। संगठन विस्तार पर भी की चर्चा। पहाड़ों पर बर्फबारी के असर से हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत में बढ़ा घनी धुंध और ठंड का असर। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में घनी धुंध का येलो अलर्ट किया जारी। और अमेरिका में हुई अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता हेमंत सांगवान ने मुख्यमंत्री नायब सिंह से की मुलाकात। सीएम ने कहा, हरियाणा की खेल नीति दूसरे राज्यों के लिए बनी अनुकरणीय मॉडल। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे पर हैं। नाइजीरिया प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित करेगा। यह सम्मान प्राप्त करने वाले वह दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति होंगे। इससे पहले 1969 में महारानी एलिजाबेथ को इस सम्मान से नवाजा जा चुका है। किसी भी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया जाने वाला यह 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। इससे पहले कल नाइजीरिया पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय द्वारा भव्य स्वागत किया गया। 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं एंड आज हुआ है तो हम लोग बहुत हैप्पी मोमेंट है, गर्व का मोमेंट है। हमने प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्मेंस किया है लावनी। ये हमारा लाइफ का सबसे बड़ा मौका है प्रधानमंत्री को मिलने के लिए। और जो मराठी के लिए जो ये क्लासिकल लैंग्वेज घोषित किया है अभिजीत मराठी, उसके लिए हम लोग मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा यहाँ से पूरा महाराष्ट्र मोदी जी को सपोर्ट करेगा। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो उनका साइन मिलेगा, मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिलेगा। मैंने चित्र बनाया था, शायद मैंने कहा शायद उनके नज़र पड़े और मेरा क्या बोला उन्होंने बोला बहुत सुंदर बनाया है और ये मैं इसको बहुत पसंद कर रहा हूँ, बहुत खुश थे वो। प्रधानमंत्री मोदी आज नाइजीरिया से ब्राजील के शहर रियो द जेनेरो रवाना होंगे। वहां की 2 दिन की यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति लुइस इनाशियो लुला दा सिल्वा द्वारा आयोजित G20 शिखर बैठक में भाग लेंगे। ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ भारत G20 ट्रोइका का हिस्सा है और G20 शिखर वार्ता में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जेपी नड्डा को प्रदेश में चल रहे संगठनात्मक पर्व सदस्यता अभियान से संबंधित फीडबैक दिया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सदस्यता अभियान 2024 के अंतर्गत 10 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से आरंभ हुए इस अभियान में हर वर्ग के लोगों के जुड़ने की श्रृंखला जारी है। प्रदेश की ठंड लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे में ही रात का पारा करीब 2 डिग्री तक कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार नवंबर में पहली बार जब रात का पारा सामान्य की श्रेणी में आया है। वहीं कई शहरों में धुंध के कारण दृश्यता 30 मीटर तक रह गई है, जिससे कई स्थानों पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अमूमन हरियाणा में घनी धुंध की दस्तक दिसंबर के मध्य में होती है। इस बार 1 माह पहले ही दस्तक दे चुकी है। कई जिलों में घनी धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अभी पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा असरदार नजर नहीं आ रहे, ये पहाड़ों में असर दिखा रहे हैं। 17 नवंबर से उत्तरी व पश्चिमी हवाएं हल्की गति से चलने के आसार हैं। इससे हरियाणा में स्मॉग की स्थिति में कमी आने की संभावना है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने मौजूदा मौसम और धुंध की स्थिति के मद्देनजर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए एक सक्रिय कदम उठाते हुए संबंधित अधिकारियों को राज्य भर में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर सफेद रिफ्लेक्टिव पट्टियां लगाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री ने इन सफेद पट्टियों को लगाने को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया, जो प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने और ड्राइवरों के लिए एक प्रभावी मार्गदर्शक के रूप में काम करेगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बिना देरी किए कार्य पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए कि यह पट्टियां दिखाई दें और काम करें। सीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि राज्य सरकार सड़क सुरक्षा के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देने वाले उपायों को लागू करना जारी रखेगी। उन्होंने सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से धुंध की स्थिति के दौरान सावधानी बरतने और यातायात सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का भी आग्रह किया। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा ने आज जींद में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे युवाओं के लिए जींद विधानसभा क्षेत्र के सभी 35 गांवों में सभी सुविधाओं से युक्त लाइब्रेरी खोली जाएगी। उन्हें परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का भी विजन है कि ग्रामीण युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उनके घर द्वार पर ही मिले। उपाध्यक्ष ने कहा कि जब से भाजपा सत्ता में आई है तभी से बच्चों की पढ़ाई के प्रति सकारात्मक सोच बदली है। जम्मू कटरा राजमार्ग का कार्य पूरा होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे जनता को समर्पित करेंगे। इस मार्ग से माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जाने वाले भक्तों की राह अब और आसान हो गई है और वे अब लंबे समय की दूरी कुछ ही समय में तय कर पाएंगे। तो कि प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी हो जिसमें हमारी बहन बेटियों को लाइब्रेरी के मकसद से जींद ना आना पड़े, वो अपने गांव में ही पढ़ें और वहीं की एक कमेटी बना दी जाए और उस कमेटी में वहीं के गांव के बच्चे जो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, जो पढ़ चुके हैं, वो बच्चों को पढ़ाने का काम भी करें। क्योंकि अब ये तय है कि आपको नौकरी के लिए अपनी ज़मीन जायदाद बेचने की ज़रूरत नहीं है, सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़रूरत है तो सिर्फ पढ़ने की ज़रूरत है। और हमारे बच्चे पढ़ेंगे, मेरिट लेंगे तो नौकरी मिलना इस भारतीय जनता पार्टी में तय है। रोड बनकर तैयार हो चुका, तैयार हो चुका और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इनका जब भी उद्घाटन करेंगे तो आप मान के चलिए कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और विशेष तौर पे मैं कहूँगा उस माँ के भक्तों के लिए भी जो दिल्ली से कटरा तक का सफ़र बड़ी जल्दी तय करेंगे, मैं उसके लिए भी करता हूँ क्योंकि माँ का उपासक हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में माननीय नितिन गडकरी जी ने इन रोडों को एक नया जो स्वरूप दिया है। प्रदेश में चल रहे भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हिसार पहुंचे। यहां उन्होंने हिसार विधानसभा के सभी भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं से समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान रेस्ट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए बड़ौली ने कहा कि प्रदेश के 20,629 बूथों पर नई सदस्यता होनी है। 30 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान में प्रदेश से 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस बार सदस्य बनाने का काम डिजिटल तरीके से किया जाएगा। प्रदेश में हर बार भाजपा की सरकार बने, इसके लिए एक मजबूत संगठन बनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने पार्टी के विधायकों व चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों को 100 दिन का टारगेट दिया है, जिससे हमें जन कल्याण की योजनाएं आम जनता तक पहुंचाने के लिए उनके हितों में काम करना है। 10 लाख से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में 50 लाख सदस्य भारतीय जनता पार्टी के बनाने का लक्ष्य हमने रखा है। प्रत्येक बूथ पर 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हों, उसमें महिलाएं भी, युवा भी, किसान भी, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी उसमें रहे। और अब की बार जो सदस्य बनाने का सिस्टम है वो डिजिटल माध्यम से ऑनलाइन फोन के द्वारा होगा। पारदर्शिता के साथ पूरी जानकारी पार्टी के पास उस कार्यकर्ता की रहे, इस प्रकार का एक पूरा फॉर्मेट उसमें हमने ऐप के माध्यम से किया है। सभी विधायकों को भी, सभी चुनाव लड़े हुए प्रतिनिधियों को भी 100 दिन का एजेंडा दिया है। 100 दिन का काम जो पूरा सरकार ने करना है, उसमें बहुत सारे विकास के भी काम हैं। उन सभी विकास के कार्यों की सूची बन चुकी है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और बहुत जल्दी आप आने वाले समय में देखेंगे बहुत सारे कामों का जो है पूरा करने का काम करें। डीएपी खाद की कमी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद की कमी नहीं है। कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। किसानों को बाजार में आसानी से खाद उपलब्ध हो रही है। बाजार में कहीं भी कोई खाद की कमी नहीं है। हर दुकानों पर खाद उपलब्ध है। कहीं कहीं सोसाइटियों में जो खाद उपलब्ध नहीं था
वहाँ पर भी पहुँचाने का काम किया है। और जैसे ही किसान को खाद की ज़रूरत पड़ती है वो तुरंत बाजार में जाता है, खाद को खरीदता है और अपने गेहूं की बिजाई करने के काम में लगा है। आज जिस प्रकार से उन्होंने खाद को लेके या एक आत्महत्या का भी मामला जिस प्रकार से उन्होंने उठाने का प्रयास किया, उसकी जांच भी हुई है। झूठ बोलने का जो काम कांग्रेस के लोग करते हैं और नकारात्मक सोच के साथ जो राजनीति करते हैं, यही कांग्रेस की सबसे बड़ी खासियत है कि वो झूठे नैरेटिव को सेट करके झूठ बोलकर राजनीति करने का काम करते हैं। उधर भाजपा के सदस्यता अभियान को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने सिरसा में भी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन के विस्तार को लेकर चर्चा की। एक प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि संगठन विस्तार के लिए सभी 90 विधानसभा में जाकर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से राय ली जा रही है। भाजपा ने जनता के लिए संकल्प पत्र जारी करे, जो वादे किए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। महिलाओं को 2100 रुपए देने का जो वादा सरकार ने किया था उसे जल्द ही एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर लागू किया जाएगा। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ में जमीन को लेकर चल रही खींचतान पर उन्होंने कहा कि जितना पंजाब का चंडीगढ़ पर हक है उतना ही हरियाणा का भी है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, जो पार्टी 10 साल में अपना जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई है वह कैसे उभर सकती है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, बीएससी समाज के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था उसको लागू करने का हमने तुरंत सबसे पहला काम किया था। और जो महिलाओं को 2100 रुपये देने की हमारी सरकार की योजना थी, आप देखेंगे अगले महीने ही एक बड़ा प्रोग्राम करके उसको भी हम लागू करने वाले हैं। आने वाली जो नई बिल्डिंग का निर्माण होगा, सभी विधायकों को वहाँ बैठकर काम करने की जगह मिले, इस प्रकार से एक पूरी व्यवस्था बने, क्योंकि ये देश विकसित राष्ट्र बनना है और विकसित राष्ट्र बनने के लिए जितनी भी जरूरी चीज़ें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको करेगी। और ये जो नए सचिवालय का निर्माण, विधानसभा का निर्माण, चंडीगढ़ में जो जमीन हरियाणा को अलाट हुई है उस पर एक अच्छे भवन का निर्माण होगा। आप सबने पूर्व में देखा होगा, जब लोकसभा भवन का निर्माण हुआ, नई संसद का निर्माण हुआ, तब भी बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उस काम का भी विरोध किया था। उसी प्रकार की मानसिकता के लोग यहाँ पंजाब के लिए भी इस प्रकार का विरोध दर्ज करा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फर्जी खबरों से निपटने और लोकतंत्र की रक्षा के लिए डिजिटल मीडिया की जवाबदेही का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे समाधान खोजने चाहिए जो उनके कंटेंट से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हों। उन्होंने बदलते मीडिया परिदृश्य और भारत के विविध सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ के बीच सेफ हार्बर प्रावधान पर विचार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने लोकतंत्र के संरक्षण में मीडिया की भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम और आपातकाल के दौरान प्रमुख भूमिका निभाई थी। भारत में विविध मीडिया पारिस्थितिक तंत्र हैं, जिसमें 35,000 से अधिक पंजीकृत समाचार पत्र, कई समाचार चैनल और एक मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा शामिल है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में गलत सूचना के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। Channels and a rapidly expanding digital ecosystem which is reaching the crores of citizens via mobile and internet. The investments made in digital infrastructure have propelled India among the top countries with 4G and 5G networks. Along with the spread of network, we also have the lowest data prices in the world. So friends, along with the vibrancy, along with the diversity of our press, the availability and affordability of digital media has created new opportunities for media in our country. इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ आज एक बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने खबरों और लेखों की प्रामाणिकता की जांच के लिए पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट की सराहना की।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों को बधाई देते हुए पत्रकारों के लिए कर्मचारियों की तर्ज पर मेडिकल कैशलेस की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। साथ ही पत्रकारों की हाउसिंग सोसाइटी की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है और सरकार इसे गंभीरता से देख रही है। पत्रकारों से मुलाकात के दौरान सीएम ने राष्ट्र समाज तथा लोगों को दी जा रही सेवा के लिए पत्रकारों की सराहना करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में मीडिया अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहा है। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में पत्रकारों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं सरकार और जनता के बीच एक मजबूत कड़ी का काम करते हैं। सरकार की सभी प्रगतिशील एवं कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और जनता के विचारों से सरकार को अवगत कराने में पत्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान सोशल मीडिया के दौर में उनकी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। सरकार द्वारा 60 वर्ष से अधिक की आयु के पत्रकारों को 15,000 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा पेंशन योजना में 2 महत्वपूर्ण संशोधनों को राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है, जिसके तहत यदि पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है तो भी पेंशन की सुविधा जारी रहेगी। साथ ही अब परिवार में 1 से अधिक सदस्यों को भी पेंशन का लाभ मिलेगा। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को वॉल्वो सहित हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 वर्ष में 4,000 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा भी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में पत्रकारों की सभी लंबित मांगों पर विचार करते हुए पूरा किया जाएगा। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के उत्थान के लिए कृत संकल्प है और मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व में सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर हरियाणा को और आगे ले जाने का काम करेगी। वे कल रादौर में अनाज मंडी एसोसिएशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने समस्त मंडी के लोगों द्वारा रखी गई 4 मांगों को स्वीकृति प्रदान की। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश भर में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाए गए हैं और आगे भी इसी नीति पर विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करवाया जाएगा। सरकार द्वारा हर वर्ग के हित में और भी योजनाएं बनाई जाएंगी तथा महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी विशेष कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जनता से चुनाव से पूर्व किए वादों को भी सरकार जल्द पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे अधिक फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। किसान का एक दाना सरकार द्वारा खरीद किया जाएगा। आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड के शुरू होने के 3 सप्ताह के भीतर 10 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों ने इसके लिए नामांकन कराया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनमें से लगभग 4 लाख नामांकन महिलाओं द्वारा किए गए हैं। इस कार्ड के जारी होने के बाद से 9 करोड़ रुपए से अधिक के उपचारों को अधिकृत किया गया है। इससे 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 4,800 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को लाभ हुआ है, जिनमें 1,400 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। यह कार्ड प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत मिशन के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा का लाभ प्रदान करता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में अमेरिका के कोलोराडो में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के मुक्केबाज हेमंत सांगवान से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वर्ण पदक जीतने पर हेमंत को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने विश्व पटल पर देश व प्रदेश का नाम रोशन किया है। भविष्य में भी आप ऐसे ही सफलता के नए आयाम रचते रहें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। सीएम ने कहा कि हरियाणा लगातार खेल प्रतिभाओं का पावर हाउस रहा है। राज्य के एथलीट वैश्विक मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा की खेल नीति अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय मॉडल बन गई है। हमारे एथलीट विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य और देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। बॉक्सिंग व कुश्ती के साथ साथ हरियाणा के खिलाड़ी क्रिकेट में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं। करनाल के अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी के मैच में एक ही पारी में 10 विकेट लेकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। लाली के चौधरी बंसीलाल स्टेडियम में हरियाणा का मैच केरल के साथ था, जिसमें केरल की टीम ने 8 विकेट पर 285 रन का टारगेट हरियाणा को दिया था। मैच में हरियाणा की टीम ने केरल की टीम को 291 रन पर आउट किया। इस मैच की पहली पारी में अंशुल कंबोज ने 30.1 ओवर में 9 मेडल ओवर के साथ 49 रन देकर 10 विकेट झटके। अंशुल की उपलब्धि से प्रदेश के क्रिकेट प्रेमी उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने प्रदर्शन पर काफी खुशी है। इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतने बड़े स्टेज पे इतना अच्छा काम किया है, अचीवमेंट है। ये भी मेरे लिए हर किसी प्लेयर का सपना होता है कि कुछ ना कुछ अपने करियर में कुछ ऐसी चीज़ करूँ जो सबको याद रहे, तो काफ़ी अच्छा लगा। तो यही काम है कि अपना मैं जब भी मौका मिले अच्छा करता रहूँ,
जब चांस मिले मेरे को तो मैं टीम के लिए अच्छा करके दूँ। कोशिश करता रहूँगी जो लास्ट डे किया है 8 आउट किए हैं, जैसे 8 आउट किए हैं नेक्स्ट 2 भी उसी तरीके से आउट करने की कोशिश करूँ। तो जब 9th विकेट गिरा, जब थोड़ा ऐसा लगा कि टीम को भी ऐसा फील हुआ कि 10th विकेट भी किसी को मिल जाए तो बेटर है, ज़्यादा एक अचीवमेंट टीम के लिए भी हो जाता है और एक प्लेयर के लिए भी हो जाता है। वहीं करनाल के करन स्टेडियम में खिलाड़ियों को क्रिकेट का अभ्यास करवा रहे अंशुल के कोच सतीश राणा ने कहा कि अंशुल जब 10 साल का था तो वह उनके पास कोचिंग लेने आया था। उन्होंने उसे क्रिकेट की सभी बारीकियां सिखाई। हमें उम्मीद है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी करनाल और देश का नाम रोशन करेगा। उसकी इस उपलब्धि से हरियाणा के क्रिकेट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं अन्य खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें अंशुल से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हिस्ट्री में उसने अपना नाम दर्ज करवा दिया है और ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। 10 विकेट लेना बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारे लिए। अंशुल शुरू से ही फास्ट बॉलर बनना चाहता था, जो कि उसने अचीव भी किया है। और अंशुल 140 प्लस बॉल फेंकता है, जो कि एक अच्छी स्पीड है और वो डे बाय डे मेहनत कर ही रहा है आगे स्पीड इंक्रीज करने के लिए। सभी खिलाड़ी का एक ही टारगेट होता है, अपने देश के लिए खेलना। तो हमारा सभी का ये एम है, अंशुल का भी यही एम है कि वो अपने देश के लिए खेले और सभी का नाम रोशन करे। वो बहुत अच्छे हैं, उनका मतलब नेचर भी बहुत अच्छा है हमारे साथ। दिलीप ट्रॉफी में 8 विकेट ली थी उन्होंने, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो ऐसे आगे बढ़ते रहें। हाँ जी, आते हैं, हम कुछ पूछते हैं, सब बताते हैं। बहुत अच्छे हैं, फ्रेंडली नेचर बहुत अच्छा है उनका हमारे साथ। मतलब बिल्कुल ऐसे रहते हैं बच्चों की तरह। उनको हम पीक पे देखना चाहते हैं। बुमराह के बाद बस वो हैं अब इंडिया के बॉलर। मैं तो चाहता हूँ कि बस ऐसे ही वो खेलते रहें और बस इंडिया के टॉप बॉलर बने। हिसार जिले का गांव मंगाली मोहब्बत चंदन व अन्य तरह की लकड़ियों से तैयार मनकों की माला बनाकर जहां आत्मनिर्भर बना हुआ है, वहीं यह उनके स्वयं रोजगार का भी साधन है। इसी काम की बदौलत उनकी देश भर में पहचान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिसार में विधानसभा चुनाव के दौरान हुई रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह को पहनाई गई चंदन की माला इस गांव के कारीगर बिल्लू सुथार ने बनाई थी। इतना ही नहीं, यहां से बेरी, कदम, फिरनी व शीशम की लकड़ी के मनकों की माला दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन और बनारस जैसे धार्मिक स्थानों पर सप्लाई की जाती है। बिल्लू ने बताया कि जब उन्हें प्रधानमंत्री के लिए माला बनाने का संदेश मिला तो उन्हें अत्यधिक खुशी हुई। हमारे लिए यह गर्व का पल था जब मैंने अपने हाथों से बनाई हुई माला प्रधानमंत्री को पहनाई। बाकायदा मंच से मेरा नाम भी बोला गया। उन्होंने बताया कि हमारी पीढ़ियां यह काम करती आ रही हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा महसूस हुआ अभी प्रधानमंत्री को माला डालेंगे आप। मेरे को बोले गए थे आप माला डालना। ये 16 mm की माला थी, ये मैंने बनाई थी मेरे हाथों से और मैं वहाँ रैली में मौजूद था। मेरा नाम बोला गया, बिल्लू भाई नाम बोला गया मेरा, और मैंने माला डाली। बहुत मैं ज़्यादा खुश हुआ। ये काम जी हमारे बुजुर्गों ने किया था, मतलब हमारी आज 4th-5वीं पीढ़ी है। हमारे दादाजी आए थे राजस्थान से, उनने काम स्टार्ट किया। हम खता ये बेरी, शीशम, कदम, खिरनी, ये लोकल लकड़ी आती है, आरा मशीनों पे मिल जाती है। मथुरा है, वृंदावन है, बनारस है, इन चीज स्थान पे माना जाती है। हमारी घर में तो लेडीज ही पुराई वगैरह करा देते हैं, पॉलिश करते हैं, रेगमाल करते हैं घर में। लकड़ी के मनकों की माला बनाने वाले ग्रामीणों ने कहा कि यह काम कई पीढ़ियों से चलता आ रहा है। इससे घर बैठे रोजगार मिला हुआ है, जिसमें महिलाएं व बच्चे भी सहयोग करते हैं। जितना काम अधिक उतनी कमाई अधिक होती है। एक दिन में एक महिला 50 माला बनाकर तैयार कर देती है। गांव के लगभग हर घर में यह काम किया जा रहा है। मैं सर लगभग 10-12 सालों से कर रहा हूँ और वैसे बचपन से ही देख रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने भी किया है और अब तक चलता आ रहा है जी। नेक्स्ट पीढ़ी चल रही है, वो भी कर रही है। पहले तो लकड़ी लेके आते हैं हम, लकड़ी लेने के बाद में कटाई होती है उसकी, फिर बर्मे पे जाके उसके मणियाँ बनते हैं जी। उसके बाद में पॉलिश वगैरह होके, बफिंग होके पिरोने के लिए देते हैं। उसके बाद आगे सप्लाई होता है जी। मेरे को 10 साल हो गए करते हुए और मेरे पापा के दादाजी थे, बाद में मेरे दादाजी ने किया, फिर फादर ने किया, अब मैं कर रहा हूँ। मतलब 4-5 से पीढ़ी हो गई हमारी ये काम करते हुए। हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है ये काम करके। माला हम 30-35 साल से बना रही है। 2 mm से लेके 20 mm तक बना रही है। इनमें 50 माला तैयार कर देते हैं। गांव में घर घर ये माला बनाते हैं, रोजगार मिलता है।
पर्यावरण को अनुकूल बनाने और प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए बेहतर तंत्र स्थापित करने हेतु सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर ने कल गुरुग्राम में पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद, प्रदेश के ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवदीप सिंह विर्क एवं एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मनीता मलिक भी मौजूद रहे। बैठक में वाहनों के मैनुअल टेस्टिंग स्टेशनों को ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में बदलने पर मंथन किया गया। सचिव उमाशंकर ने कहा कि हमें व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत इस सेक्टर में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देते हुए स्वच्छ व पर्यावरण के अनुकूल परिवहन साधनों पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। स्क्रैपर्स पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य अनफिट वाहनों का पता लगाना, उन्हें सही तरीके से रिसाइकल करना है। बैठक में प्रदेश के ट्रांसपोर्ट प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवदीप सिंह विर्क ने हरियाणा में एटीएस संचालन की योजना की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार सार्वजनिक भागीदारी से राज्य के प्रत्येक जिले में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसमें मानेसर स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी तकनीकी सलाहकार हैं। इसमें एक MOU ड्राफ्ट अंडर प्रोसेस है। हरियाणा में विभिन्न जिलों में अभी 15 RVSF सेंटर संचालित किए जा रहे हैं। वहीं पॉलिसी के तहत 28 अक्टूबर 2024 तक 11,000 से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप किया गया है। पानीपत जिले के स्मालखा में निरंकारी मिशन के भोडवाल माजरी स्थित आध्यात्मिक स्थल पर 3 दिवसीय 77वें वार्षिक निरंकारी संत समागम का कल से भव्य शुभारंभ हो गया। 16 से 18 नवंबर तक चलने वाले इस समागम में पहले दिन देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए और प्रवचनों का आनंद प्राप्त किया। समागम के शुभारंभ अवसर पर सतगुरु माता सुदीक्षा महाराज ने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा सुकून परमात्मा को जानकर इसके साथ जुड़ने में ही है। जब हम निरंकार प्रभु से जुड़ जाते हैं तब हर समय हर स्थान पर केवल इस परमात्मा के ही दर्शन होते हैं। प्रेम भाव से युक्त होकर मन से सुकून धारण कर इसकी लहरों को अपने परिवार प्रियजनों से होते हुए पूरे देश एवं विश्व में विस्तृत करते चले जाएं। परमात्मा असीम है और ये एक जानने योग्य और जिनने भी अपने जीवन में इस परमात्मा को शामिल किया वो भक्त श्रेणी में और ये उनके अंदर से भी ये अंदर से बाहर इंटरनल टू एक्सटर्नल जर्नी ये असीम की ओर ही और इसी में फिर सारे मानवीय गुणों का भी विस्तार होता चला जाता है। एक बार इस प्रभु से जब प्यार हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो फिर वो चाहे एक प्यार का ही गुण अपना ले, प्रेम का, तो ये जो युगों युगों से संदेश रहा है लव दाई नेबर का। कार्यक्रम में निरंकारी प्रदर्शनी के स्वरूप को 6 भागों में दर्शाया गया है। 700 एकड़ क्षेत्र में बने संत निरंकारी आध्यात्मिक स्थल पर इन तीनों दिनों में देश विदेश से करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। यहाँ सेवा दल के करीब 1 लाख से अधिक सदस्य सेवा के लिए तत्पर हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने कल चंडीगढ़ में सूक्ष्म सिंचाई कमान क्षेत्र और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को ड्रिप सिंचाई और अन्य जल संरक्षण पहलुओं सहित सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जल भराव की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के बीच सहयोग के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में जल प्राधिकरण का आकलन करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर एक व्यापक सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित होगा कि औद्योगिक अपशिष्ट जल और सीवेज उपचार संयंत्रों और सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्रों से उपचारित जल स्वच्छ स्रोतों के साथ मिश्रित न हो। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को बताया कि मिकाडा वर्तमान में राज्य भर में 27 सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दे रहा है। इनमें से 11 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 13 पर काम चल रहा है और 3 नई परियोजनाओं पर जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत मिकाडा को कृषि विभाग के माध्यम से सब्सिडी भी मिल रही है। अटल भूजल योजना के तहत मिकाडा 2021 से 23,800 एकड़ क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों से कवर करने के लिए भी काम कर रहा है। उन्होंने जल संसाधनों की निगरानी में बेलदारों और नहर रक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बेलदार व कैनाल गार्ड को कमांड एरिया की मॉनिटरिंग के लिए GPS सिस्टम दिया जाना चाहिए।
प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा उदय अभियान के तहत एक नई योजना हरियाणा महिला विकास के माध्यम से ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके आर्थिक व सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता के लिए सब्सिडी योजना लागू की गई है। योजना के तहत ऑटो रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, हैंडलूम, बैग बनाना, कैंटीन सर्विस इत्यादि का अपना काम शुरू कर सकती हैं। लाभार्थी को समय पर पुनर्भुगतान के मामले में हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा बैंकों द्वारा ली जाने वाले प्रचलित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 7% ब्याज सब्सिडी प्रदान किया जाएगा। अधिकतम ऋण सीमा 5 लाख रुपए तक की है। ऋण के संवितरण के बाद अधिस्थगन अवधि 3 महीने की होगी। इसके अलावा ईएमआई के भुगतान के चूक के मामले में विलंबित पर अर्जित ब्याज के लिए कोई सब्सिडी नहीं दी जाएगी। हरियाणा महिला विकास निगम के प्रवक्ता ने बताया कि हरियाणा की जिन मूल निवासी महिलाओं की आय 5 लाख रुपए से कम है वे इस योजना की पात्र हैं। निगम द्वारा लाभार्थियों के 36 महीने के लिए 7% ब्याज अनुदान राशि दी जाएगी। वहीं ऋण के लिए आवेदन करने समय समावित लाभार्थी की आयु 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।